और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 640 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। 12,300 से ज्यादा टेस्ट हुए थे, जिसमें से 640 नए मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में कल एक कोरोना मरीज की मौत भी हो गई थी। वहीं छत्तीसगढ़ में एक्टिव केस 3,919 हैं अभी तक। आपको बता दें कि कल प्रदेश में 610 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। वहीं रायपुर में 224, दुर्ग में 55, राजनांदगांव में 45 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। तो आपको बता रहे हैं इस वक्त की ये बड़ी खबर कि एक बार फिर से कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 640 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। 12,000 से ज्यादा टेस्ट हुए थे, जिसमें 640 नए मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि कल एक कोरोना मरीज की मौत भी हुई थी। वहीं छत्तीसगढ़ में एक्टिव केस 3,000 के पार पहुंच गए हैं। कल प्रदेश में 640 मरीज जो कोरोना के थे उन्हें डिस्चार्ज भी किया गया है। रायपुर में 224 और दुर्ग में 55 मरीज मिले हैं कोरोना के। तो लगातार आपको बता रहे हैं कि एक बार फिर से कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। छत्तीसगढ़ में एक्टिव केसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कल प्रदेश में 610 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। रायपुर की अगर बात करें तो यहाँ पे 224, तो वहीं दुर्ग में 55 मरीज कोरोना के मिले हैं। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है कि पुष्टि हुई है। तो आपको बता दें कि 12,000 से ज्यादा टेस्ट हुए थे, जिसमें 640 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। एक मरीज की मौत भी हुई है। छत्तीसगढ़ में एक्टिव केस 3,000 के पार हैं। 3,919 एक्टिव केस हैं। वहीं कल प्रदेश में 610 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। तो रायपुर में 224, दुर्ग में 55, राजनांदगांव में 47 मरीज मिले हैं। अभी तक आपको बता दें कि ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। बीते 24 घंटे में 640 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है, पॉजिटिव पाए गए हैं। एक बार फिर से कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। लगातार आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पे भी केस 3,000 के पार पहुंच चुके हैं। कल प्रदेश में 610 मरीज कोरोना के डिस्चार्ज भी हुए थे। रायपुर में 224, दुर्ग में 55 नए मरीज कोरोना के मिले। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 640 कोरोना के मरीज मिले हैं। और एमपी में हो रही है लगातार बारिश के बाद भोपाल के निचले इलाकों में प्रशासन ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम तैनात कर दी है और प्रभावित इलाकों से रहवासियों को विस्थापित कर दिया गया है। एमपी में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। भोपाल में मूसलाधार बारिश के बाद बने बाढ़ के हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें निचले इलाकों में तैनात कर दी गई हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों से रहवासियों का विस्थापन पहले ही कर दिया गया था। कलेक्टर का कहना है कि भोपाल में बाढ़ से कोई भी जनहानि नहीं हुई है। जब बहुत ज्यादा बारिश हुई, हमने सारे गेट्स भी एक साथ खोल दिए, तो भी किसी भी परिवार को हमें शिफ्ट करने की आवश्यकता नहीं। पूरी तरह से कंट्रोल में है। हमारी एसडीआरएफ की एनडीआरएफ की टीम्स जो है वो पूरी तरह से डिप्लॉयड हैं, सचेत हैं। हमारी कंट्रोल रूम्स चालू हैं। शिवपुर में भी हो रही लगातार बारिश के बाद इलाके के नदी नाले उफान पर हैं, जिससे राजस्थान समेत विजयपुर से शिवपुरी ग्वालियर मार्ग भी बंद हो गया है। कूनो नदी का भी तेजी से जलस्तर बढ़ रहा है। तो वहीं राजस्थान से जुड़ा हुआ बॉर्डर खतौली की पार्वती नदी खतरे के निशान से 8 फीट ऊपर बह रही है, जिससे राजस्थान से संपर्क टूट गया है। शहर के थाने परिसर में भी लगातार हो रही बारिश से जल भराव जैसी स्थिति है। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। रायगढ़ में पानी से चक्रपथ को क्रॉस करने की कोशिश में एक गाड़ी नदी की तेज बहाव में फंस गई। गाड़ी को तेज बहाव में फंसता देख ड्राइवर ने गाड़ी से कूदकर किसी तरीके से अपनी जान बचाई। होमगार्ड और पुलिस के जवानों ने काफी देर बाद वाहन को पानी से बाहर निकाला है। घटना चक्रधर नगर इलाके के में चक्रपथ की बताई जा रही है। इधर जांजगीर चांपा के देवरी मठ गांव में नहाने गया युवक महानदी में कल बह गया था, जिसकी लाश 31 घंटे बाद घटनास्थल से 2 किलोमीटर दूर मिली है। आपको बता दें कि महानदी के किनारे युवक का शव तैरता हुआ मिला, जिसके बाद पुलिस ने पंचनामा कर कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
तो ये दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। रायगढ़ और जांजगीर चांपा की ये तस्वीरें हैं। लगातार बारिश हो रही है जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर हैं। वहीं जांजगीर में एक युवक बह गया था जिसकी लाश 31 घंटे बाद मिली है। तो आप देख सकते हैं रायगढ़ की तस्वीर जहां पे हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार बारिश की वजह से तेज बहाव में गाड़ी फंस गई थी। किसी तरीके से ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। तो छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों और दक्षिणी हिस्से से औसत से ज्यादा बारिश हो चुकी है, तो वहीं उत्तरी छत्तीसगढ़ अल्प वर्षा की मार झेल रहा है, जिसकी वजह से न सिर्फ किसान बल्कि प्रशासन भी परेशान है। सरगुजा संभाग के सभा आयुक्त ने सूखे की आशंका को देखते हुए संभाग के 5 जिलों के कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ की वर्चुअल बैठक बुलाई। बैठक में बुआई के काम पर चर्चा की गई, जहां पता चला कि इस साल सिर्फ 34% की धान की बुनी हुई है, जबकि इसी समय पिछले साल 100% बोनी हो चुकी थी। संभाग में 50% कम बारिश होने की वजह से खेत में दरार पड़ने लगी है, जिसकी वजह से फसल सूखने लगी है। संभाग आयुक्त ने बैठक में सभी को निर्देश दिया है कि किसानों को दलहन तिलहन की खेती के लिए प्रेरित किया जाए। संभाग आयुक्त ने सूखे की मार से निपटने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने, अलर्ट मोड पर रखने के भी निर्देश यहां पे जारी किए हैं। होता है तो उस स्थिति में हमको योजना बना के रखना है, उसमें वो क्या कर सकते हैं। अगर नहीं होती है तो दलहन तिलहन या अन्य फसल जो लिया सकता है इस बरसात के जस्ट बाद, तो उसकी प्लानिंग कर लिया जाए, बीज की व्यवस्था कर लिया जाए। और जहाँ पे आज बारिश हो रहा है उसमें भी आने वाले समय में अगर बारिश नहीं हो पाएगा तो वहाँ भी रोजमर्रा काम स्टार्ट किया जाए, इस तरह के निर्देशन को दिया गया है। शिक्षा अधिकारी का कमरा, वो भी कबाड़ की तरह। जी हां, विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है पर यही सच है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में अधिकारियों का यह कमरा अपनी कहानी खुद बयां कर रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। देखिए ये कमरा। एक छोटे से कमरे में छत से जगह जगह गिरता पानी, दीवारों पर लगे बिजली के स्विच, ऊपर से बहती पानी की धार, बाल्टी लगाकर पानी को बहने से रोकने का प्रयास। अतिथियों की कुर्सियों पर कभी तेज कभी धीरे गिरता पानी का झरना। सीलन भरे कमरे में टूटती सीलिंग वाला ये ऑफिस किसी छोटे मोटे कर्मचारी का नहीं बल्कि महासमुंद जिले के जिला शिक्षा अधिकारी का है, जहां बैठकर जिले के कुल 1955 प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूलों का प्रबंधन इसी कमरे से होता है। बहुत सारे दस्तावेज खराब हो गए हैं पानी के कारण। पिछले साल खराब हुआ होगा। जब मैं आई हूँ तो देखी हूँ कई जगहों पर अलमारी में रखे हुए अंदर पुस्तकें हैं वो भी खराब हो गई थी। सबको निकलवा के मैं सबको धूप में सुखवाई थी। इस कार्यालय के अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी जान जोखिम में डालकर ड्यूटी करने को मजबूर है। वहीं ढेरों शासकीय कंप्यूटर और फाइलों की सुरक्षा भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। तो वहीं ग्वालियर जिले में करोड़ों रुपए के पीडीएस घोटाले में 16 एफआईआर दर्ज होने के बाद भी अब तक जिम्मेदारों से राशि वसूल नहीं की जा सकी है, जबकि कलेक्टर ने घोटाले की राशि वसूलने के लिए आईआरसी भी जारी कर दी है। वहीं अब इसे लेकर सियासत भी हो रही है। ग्वालियर जिले की 16 पीडीएस दुकानों में 85,59,739 रुपए का राशन घोटाला सामने आ चुका है। इस मामले में खाद्य विभाग ने 16 एफआईआर कराई है, लेकिन गरीबों का अनाज डकारने वाले विक्रेताओं से अब तक वसूली नहीं हो पाई है। अफसर कागजों को दुरुस्त कर मामले को रफा दफा करने में लगे हैं। ऐसे में कांग्रेस सवाल उठा रही है, वहीं बीजेपी बचाव की मुद्रा में। पीडीएस का घोटाला था, वो निरंतर ये घोटाले तकरीबन 18 वर्ष से बराबर चल रहे हैं। कोई भी किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई नहीं हो रही। शासकीय उपक्रमों को लेकर वो मापदंड होता है कि पारदर्शिता के साथ में उसको सुचारू रूप से क्रियान्वयन किया जाए। जांच के दौरान ज्यादातर दुकानों में गड़बड़ी सामने आई। कुछ दुकानों का स्टॉक तो नील बताया गया। जांच के बाद केस तो दर्ज कराया गया, लेकिन वसूली नहीं की गई। हालांकि प्रशासन ने फिर से वसूली के आदेश दिए। आराम से वसूली के लिए, ताकि वो राशि रिकवरी हो जाए, 15 दिन में जो है इनसे वसूली की कार्रवाई की जाए। सवाल यह है कि आखिर गरीबों के राशन पर डाका डालने वालों पर कार्रवाई कब होगी? रायपुर पुलिस ने देश में कई रिटायर्ड कर्मचारियों के साथ करोड़ों रुपए की ठगी करने वाला शातिर ठग को गिरफ्तार किया है। पुलिस शातिर ठग दयानिधि पति को कोलकाता से गिरफ्तार कर रायपुर लाई है। शातिर आरोपी ने रायपुर के बेरन बाजार इलाके में रहने वाले आरडीए से रिटायर्ड अधिकारी रविशंकर दीक्षित को खुद को सीए बताकर ट्रेंडिंग कंपनी से मुनाफा कमाने का लालच देकर
करीब 90 लाख की ठगी कर फरार हो गया था, जिसकी शिकायत कोतवाली में दर्ज कराई गई है। आपको बता दें कि आरोपी के खिलाफ महाराष्ट्र के नागपुर, अकोला के साथ कई राज्यों में धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज की गई है। फिलहाल पुलिस ठग से पूछताछ में जुटी हुई है। थाना कोतवाली में एक ठगी का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें 89 लाख रुपए की ठगी की गई थी। एनआरडीए से सेवानिवृत्त अधिकारी थे, उसको ट्रेडिंग के नाम पर ज़्यादा पैसा बढ़ाने के लालच देकर के 89 लाख रुपए की ठगी की गई थी। उस आरोपी को कलकत्ता से गिरफ्तार किया गया है। और खबर मुरैना से आपको बता दें, जहां पे ट्रक ने कांवड़ यात्रियों को टक्कर मार दी है, जिससे 3 कांवड़ियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि सभी को ग्वालियर रेफर किया गया है। वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रक में आग लगा दी है और भारी मात्रा में पुलिस बल मौके पर तैनात है। आपको बता दें, रिठोरा थाना इलाके में यह हादसा हुआ है। मुरैना मुख्यालय से अतिरिक्त पुलिस फोर्स को भी यहां रवाना किया गया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुरैना से, जहां पे ट्रक ने कांवड़ यात्रियों को टक्कर मार दी है, जिसमें 3 कांवड़ियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सबको ग्वालियर रेफर किया गया है। वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रक में आग लगा दी है। भारी मात्रा में पुलिस बल मौके पर तैनात है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सतेंद्र हमसे जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। सतेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे अभी फिलहाल घायलों की क्या स्थिति है और मौके पे कौन कौन आला अधिकारी मौजूद हैं? बिल्कुल, ये पूरा जो घटनाक्रम है वो रिठौरा थाना इलाके के टिप्पर सेवा रोड का है। और वो जो चूंकि कांवड़िया थे वो अपने गांव पहुंच ही रहे थे, उसी समय ये ट्रक से एक हादसा हुआ है, जिसमें 3 लोगों को ट्रक चालक ने कुचल दिया। उनको हालांकि ग्वालियर रेफर किया गया। हालांकि उनकी अभी हालत तीनों ही लोगों की गंभीर बताई जा रही है, तीनों कांवड़ियों की। और साफ तौर से देखा जाए तो जैसे इस घटना की सूचना मिली थी, तो चूंकि आसपास के लोग भी एकत्रित हो गए थे और उन्होंने जो ट्रक था वो चूंकि ड्राइवर वहां से मौके से फरार हो गया था, ट्रक में आग लगा दी। और जैसे ही उसकी सूचना मिली तो पुलिस के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। हालांकि अब तो आग पर काबू पाया गया है। बिल्कुल, तो मौके पे आला अधिकारी मौजूद हैं। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही को जिला बने 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन शासकीय जमीन की अवैध प्लॉटिंग का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिले में जमीन माफिया के हौसले बुलंद हैं। गौरेला पेंड्रा मारवाही में जिला बनने के बाद आम लोगों को सहूलियत भले ही न मिली हो, मगर जमीन दलालों के हौसले बुलंद हैं। यहाँ की सभी जमीन शासकीय मद के बड़े झाड़ के जंगल मद में दर्ज है। इस जमीन पर अवैध प्लॉटिंग का सिलसिला जोरों पर चल रहा है। इतना ही नहीं, जमीन माफिया इकरारनामा के माध्यम से सरकारी जमीनों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। इस रकबे की सरकारी जमीन को भू माफियाओं ने फर्जी तरीके से अपना बताकर अवैध प्लॉटिंग भी कर दी है। शिकायत आने के बाद मैं इसमें प्रकरण दर्ज करके आगे की कार्रवाई कर रहा हूँ और निश्चित रूप से इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। राजस्व मंत्री, जो कि जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं, वो शिकायत नहीं मिलने की बात कह रहे हैं। किसी प्रकार से कोई गलत कब्जा हुआ है, मेरे को लिख के दे दीजिए, दिलवा दीजिए किसी से, मैं भी जांच का आदेश कर दूँ। मेरा कोई शिकायत देगा तो मैं उसमें आदेश करूँगा। प्रशासन को चाहिए कि इस गंभीर मसले पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए शासकीय जमीनों से अवैध कब्जे के निर्माण को हटवाए, ताकि आगामी समय में शासकीय मद की भूमि बच सके। और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा मॉनसून सत्र का आज 6वां दिन है। सदन में आज बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लाएगी, तो वहीं अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में हंगामे के आसार हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है, जिसका आज 6वां दिन है। सदन में आज बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में हंगामे के आसार रहने वाले हैं, इसकी संभावना है। आपको बता दें इस वक्त की ये खबर कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। आज 6वां दिन है मॉनसून सत्र का। तो वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र के 5वें दिन ध्यान आकर्षण में जांजगीर चांपा में डीएमएफ में अनियमितताओं का मामला सदन में उठा। बीजेपी विधायक सौरभ सिंह, नारायण चंदेल और शिवरतन शर्मा ने यह मामला उठाया। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कहीं भी गलत हुआ होगा तो अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्हें छोड़ने का काम हम नहीं करेंगे। बीजेपी के सौरभ सिंह ने यह मामला उठाते हुए कहा कि 8 करोड़ की राशि का भुगतान सिंगल कोटेशन के आधार पर कर दिया गया। केंद्र का नियम है कि जेम पोर्टल से ही खरीदी होगी, जबकि नियमों को दरकिनार कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जांजगीर जिले में प्रतिवर्ष 100 करोड़ से अधिक राशि डीएमएफ से प्राप्त होती है। शासी परिषद के अनुमोदन से राशि खर्च की जाती है। कलेक्टर के तबादले के बाद 30 करोड़ रुपए की खरीदी किए जाने की बात सही नहीं है। केवल 10 करोड़ रुपए की खरीदी के आदेश जारी किए गए हैं। 21 करोड़ रुपए के काम को निरस्त किया गया है। पिछले 3 वित्तीय वर्षों में 1833 कार्यों की स्वीकृति दी गई है, जिससे 1200 से ज्यादा कार्य हो चुके हैं। 600 से ज्यादा कार्य प्रगति पे हैं। छत्तीसगढ़ में लगभग 2000 करोड़ के डीएमएफ का प्रतिवर्ष खर्च किया जाता है और इस डीएमएफ की राशि में किस ढंग से भ्रष्टाचार हो रहा है इसके बारे में तो हमने चर्चा ही नहीं की। हमने तो सिर्फ प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है, जो नियम विरुद्ध स्वीकृति की जा रही है उसके बारे में चर्चा की। भारतीय जनता पार्टी खुद ही भ्रष्टाचार के मामले में छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको हटा दिया। 15 साल भारतीय जनता पार्टी के राज में क्या होता था? भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी के अलावा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कुछ हुआ नहीं। और ये 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली वाली बात इन लोग कर रहे हैं। तो वहीं केंद्र ने वन संरक्षण नियम 2022 में बदलाव किया है, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा में वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने शासकीय संकल्प पेश किया। अकबर ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र से नया नियम वापस लाने का अनुरोध करती है। अकबर ने कहा कि नियम लाने से पहले केंद्र सरकार ने राज्य से कोई सहमति नहीं ली। मंत्री ने कहा कि नए नियम को लागू होने से वन क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति और अन्य वनवासियों का जनजीवन और उनके हित प्रभावित होंगे। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि नए नियम से केंद्र सरकार के ग्राम सभाओं के अधिकार खत्म कर दिए गए हैं। इस पर भाजपा विधायक ने कहा कि संविधान में केंद्र और राज्य के अधिकारियों का स्पष्ट उल्लेख है। केंद्र ने नियमों का संशोधन करने के पहले राज्य सरकार से अनुमति ली है। भारत सरकार से अनुरोध किया गया है कि इस नियम को वापस लें। उसका कारण यह है कि जिनको वन अधिकार पत्र प्राप्त हो चुका है, जिनको वन अधिकार पत्र प्राप्त किया जाना है, उनके दावे का निराकरण पहले हो जाए और उसके बाद फिर कोई प्रोजेक्ट आए जिससे वो सुरक्षित रह सके, और इसीलिए इसको वापस लेने का संकल्प प्रस्तुत किया गया। अगर ये चाहते तो खाली उसमें ये कर सकते थे कि जो एफआरए के लोग हैं जिनको वनाधिकार पट्टा दिया गया, उनके हितों को सुरक्षित रखने का प्रावधान किया जाए। शहरों, रेलवे स्टेशन, स्टेडियम समेत तमाम सार्वजनिक जगहों के नाम बदलने को लेकर सियासत छिड़ी हुई है। बीते 5 सालों में देश के 5 राज्यों में 7 शहरों के नाम बदले गए हैं। इनमें 3 शहर मध्य प्रदेश के हैं। वहीं और भी जगहों के नाम बदलने का प्रस्ताव केंद्र के पास है। नाम बदलने का गढ़ भले ही यूपी रहा हो, लेकिन मध्य प्रदेश में भी पिछले 5 सालों में 3 शहरों के नाम बदले गए हैं। वहीं एक कस्बे के नाम बदलने का प्रस्ताव 2 महीने पहले भेजा गया। सरकार भोपाल के मिंटो हॉल और हबीबगंज रेलवे स्टेशन का भी नाम बदल चुकी है। इसके अलावा सीहोर के नसरुल्लागंज कस्बे का भी नाम बदलने की तैयारी है। बीजेपी से अपनी उपलब्धि बता रही है। जो नाम हमारे अतीत के थे उनको हम वर्तमान में पुकार रहे, बीच में लुटेरों ने नाम बदले थे उनको हमने बदल दिया। जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट का नाम भी रानी दुर्गावती के नाम पर करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है। वहीं पाताल पानी स्टेशन का नाम टंटिया भीम के नाम पर किया गया। कांग्रेस इसे बीजेपी की राजनीति बता रही है। जितने नाम मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश में बदले हैं, या तो वो कांग्रेस सरकार द्वारा निर्मित योजनाओं के थे। उन नामों का दोष सिर्फ इतना था कि वो मुस्लिम परस्त नाम थे। बीते 5 सालों में देश के 5 राज्यों में 7 शहरों के नाम बदले गए हैं। इनमें से 42% शहर मध्य प्रदेश के हैं। और खबर दिल्ली से आपको बता दें, जहां पे सोनिया गांधी से आज भी पूछताछ होनी है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ये पूछताछ करेगी। पूछताछ के विरोध में कांग्रेस का सत्याग्रह आज भी होगा। आपको बता दें कि आज भी देश भर में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। तो बड़ी खबर, जहां पे सोनिया गांधी से आज भी ईडी पूछताछ करेगी। नेशनल हेराल्ड केस में ये पूछताछ होगी। आज पूछताछ का दूसरा दिन होगा सोनिया गांधी से। आपको बता दें कि जिसको लेकर आज भी देश भर में कांग्रेस प्रदर्शन की तैयारी में है। ये 2 तस्वीरें भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं। कल जब वो ईडी के दफ्तर पहुंची थी, वहीं दूसरी तस्वीर राहुल गांधी की है जब वो पैदल मार्च कर रहे थे। तो ये 2 तस्वीरें हैं कल जब सोनिया गांधी से पूछताछ की गई थी, और आज भी पूछताछ होगी। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ये पूछताछ करेगी, जिसको लेकर आज एक बार फिर कांग्रेस प्रदर्शन की तैयारी में है।
और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जिला और जनपद पंचायत सदस्य के चुनाव जीतने वाले नेता इन दिनों मौज में हैं। भले ही पंचायत चुनाव गैर दलीय आधार पर हुए हों, लेकिन निर्वाचित सदस्यों को साथ कर रखने के लिए बीजेपी कांग्रेस के नेता पूरा जोर लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों के जीते हुए उम्मीदवारों को सियासी दलों ने जिला और जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख तक के लिए बाहर भेज दिया है। कोई शिरडी और कोई मथुरा वृंदावन की धार्मिक यात्रा पर है, तो कोई गोवा की मजे ले रहा है। कांग्रेस की रणनीति है कि बीजेपी के थोपे हुए अध्यक्ष प्रत्याशियों से नाराज सदस्यों को अपने खेमे मिलाया जाए। इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस ने अपने खांटी नेताओं को सौंपी है। शहर, जनपद और जिला पंचायतों की सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी 1.5 से 2,000 करोड़ रुपया का बजट रखकर मतदाताओं को खरीद रही है। बीजेपी अपना अध्यक्ष बनाने के लिए कांग्रेस समर्थित सदस्यों को साधने में लगी है, इसलिए उसे कांग्रेस की ओर से अध्यक्ष प्रत्याशियों के नाम की घोषणा का इंतजार है। नेता प्रतिपक्ष तो उनके बन जाएंगे, क्योंकि विपक्ष में जब वही दल होगा तो नेता प्रतिपक्ष उनके बन जाएंगे, लेकिन कब्जा नहीं कर पाएगी। कब्जा तो भारतीय जनता पार्टी का ही रहेगा। 29 जुलाई को अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव होने हैं। इससे पहले दोनों पार्टियां जीत के दावों के साथ आरोप प्रत्यारोप का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं। हटा में इंद्रपाल पटेल ने जेल में रहते हुए हटा जनपद के गैसाबाद क्षेत्र से जनपद सदस्य का चुनाव भले ही जीत लिया हो, लेकिन अब उनके लिए आगे का रास्ता कठिन साबित हो रहा है। इंद्रपाल पटेल दमोह जिले की हटा जनपद के से अध्यक्ष पद के दावेदार बताए जा रहे थे और उन्होंने जनपद अध्यक्ष की निर्वाचन प्रक्रिया में वोट डालने के लिए हटा सिविल कोर्ट से पैरोल मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने वोट डालने के लिए पैरोल की अपील को खारिज कर दिया है। दरअसल इंद्रपाल पिछले 3.5 सालों से हटा के कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या के मामले में जेल में बंद हैं। इंद्रपाल के साथ जिले के पथरिया से बीएसपी की दबंग और चर्चित विधायक रामबाई सिंह के पति, देवर और भाई भी इसी मामले में आरोपी हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि जनपद सदस्यों के बीच हुई रायशुमारी के बाद इंद्रपाल हटा जनपद के अध्यक्ष पद के लिए चुने जाएंगे, जिसके लिए उनका प्रक्रिया में शामिल होना जरूरी था। लेकिन अब अर्जी खारिज होने के बाद, इस बड़े घटनाक्रम के बाद जेल में बंद आरोपी के अध्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया में संशय बना हुआ है। और जीवन के अधिकार में किसी भी स्थिति में वोट कास्ट करने का या सम्मेलन में भाग लेने का अधिकार सम्मिलित नहीं है। इन तमाम सारे तर्कों से सहमत होते हुए माननीय हटा न्यायालय द्वारा आरोपी इंद्रपाल पटेल का सम्मेलन में भाग लेने और वोट कास्ट करने के आवेदन को निरस्त कर दिया है। और अब बात सीएम शिवराज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू की करते हैं, जो उन्होंने खास तौर पर हमारे न्यूज पोर्टल ibc24.in को दिया है। क्या आपको पता है कि शिवराज सरकार प्रदेश में 1 लाख युवाओं को नौकरी देने जा रही है? क्या आपको मालूम है कि माफिया और गुंडा तत्वों के खिलाफ सीएम किस रणनीति पर अमल करने जा रहे हैं? ऐसे तमाम विषयों पर मुख्यमंत्री की पोर्टल के डिप्टी एग्जीक्यूटिव एडिटर वरुण सखाजी के साथ हुई है खास बातचीत को आप डिटेल में पढ़ सकते हैं www.ibc24.in पर आज सुबह 11 बजे से। और अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए हमारा छत्तीसगढ़ी भाषा का बुलेटिन मेरी सहयोगी रचना के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।